बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इमरान खान ने मरियम नवाज की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है। मरियम नवाज पिछले 3-4 साल से जलसों में अपने इंटरव्यूज में इमरान खान के खिलाफ बदजुबानी करती हैं, गालम गलोच करती हैं, लेकिन इमरान खान कोई जवाब नहीं देते। एक दो बार उन्होंने जलसों में सरसरी सा जिक्र किया, लेकिन वो ज्यादातर इग्नोर रखते हैं। लेकिन आज इमरान खान ने एक ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट में क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। शेमलेस एंड कैलकुलेटेड अटैक्स ऑन सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय पीडीएम एंड स्पॉइल्ड ब्राट मरियम nurtured on corruption money have one purpose only: to run away from elections, even by violating constitution. By attacking Supreme Court of Pakistan, they are damaging the federation and ensuring law of jungle prevails in Pakistan. अब इसमें इमरान खान ने मरियम नवाज को स्पॉइल्ड ब्राट मरियम कह के पुकारा है। इसके बाद सोशल मीडिया पे क्या सूरत हाल है पहले मैं वो आपको दिखाऊं, फिर मरियम की ट्वीट पढ़ते हैं। स्पॉइल्ड ब्राट मरियम का लोगों ने तर्जमा किया है बिगड़ी खातून मरियम। ये हैशटैग नंबर 1 पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे चल रहा है बाजवा की लाडली मरियम। तीसरे नंबर पे चल रहा है मरियम द स्पॉइल्ड ब्राट, लिटरली वही। और फिर लोग महंगाई पर भी बात कर रहे हैं, महंगाई से बेहाल अवाम। ये आज के टॉप 4 ट्रेंड्स हैं जो चल रहे हैं। इमरान खान ने ये जिक्र करके मरियम की बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। इसके लिए बड़ी गालम गलोच की गई है। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को जो मिसोजिनिस्टिक गाली है वो भी दी गई है। और आपको पता है कि एक इमरान के नाम से स्टार्ट होने वाले, जैसे इमरान दार का है, ऐसे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को भी गाली दी जाती है। मरियम नवाज ये भी कहती रही हैं, ट्विटर पे ऐसी ट्वीट्स को लाइक और रीट्वीट करती रही हैं, सिर्फ अटेंशन लेने के लिए। उन्होंने जो कैंपेन शुरू की है वो किक स्टार्ट नहीं हो रही। पहले छोटे ग्राउंड हो जाते थे, सड़कें होती थी, गलियां होती थी, और वहां से ये सुकड़ के अब मार्कीज के अंदर कर रहे हैं। मार्की में 500 नहीं तो 1000 बंदे की गुंजाइश होती है। अब इनके जलसे 500-1000 बंदा मैक्सिमम, वो भी भरा नहीं होता, खाली कुर्सियां। इसका मतलब है कि नून लीग का सफाया कर दिया है माशाल्लाह स्पॉइल्ड ब्राट मरियम ने। लेकिन अटेंशन लेनी थी। मुल्क के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर लीडर की जब अटेंशन मिलती है तो लोग तवज्जो देते हैं। जब लोग तवज्जो देते हैं तो वो कहते हैं कि क्या हुआ अगर मैं बदनाम हूं, तो मेरा फेम तो है ना, मशहूर हो जाऊं, मैं खबरों में आ जाऊं, सोशल मीडिया पे डिस्कशन बन जाऊं। देखें मैं अभी इस पे बात कर रहा हूं। ये थी वो चीज जो इमरान खान ने मरियम नवाज को प्लेट में रख के दे दी है। बात तो अब होगी क्योंकि इमरान खान ने इस पे बात की है। जब मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, सबसे पॉपुलर लीडर वो बात करता है जो पूरी आवाम देख रही है और आवाम उसके बारे में सुनना चाहती है, तो फिर लोगों को कमेंट्री भी करनी पड़ेगी उसमें। मेरी जाती राय में इमरान खान को नाम नहीं लेना चाहिए था। मरियम नवाज इससे बहुत खुश हुई होंगी, लेकिन अवामी रिएक्शन देखें उनकी ट्वीट पर, वो आपको दिखाता हूं। पहले पढ़ते हैं ट्वीट उन्होंने क्या की। Oh how the mighty have fallen, your squeals are not amiss, as you have been the king of conspiracies, thriving and surviving on them with the help of your godfather Faz. His vestiges now watch the spoiled brat checkmate you, so godsons and pawns like you relegated to irrelevance. अब मरियम नवाज ने ये जो ट्वीट किया ना, ये बड़े मुश्किल अंग्रेजी के अल्फाज हैं। ये वो लिखेगा जो किसी आईवी लीग की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ होगा, इंग्लिश अखबार में लिखता होगा, उसका एडिटर वगैरह होगा। तो फिर मेरी तवज्जो गई कि फहद हुसैन आजकल इनके साथ हैं, तो मैंने ये सोचा और समझा कि इस ट्वीट पे जो इमरान खान ने की थी जरूर मदद ली गई होगी। और फिर जो उन्होंने व्हाट्सएप पे इसका जवाब लिख के भेजा वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया गया है। ये मेरा इस पर तज्जिया है, मेरी सोच है। आप भी बताएं कि क्या ऐसा हुआ होगा या नहीं कि फहद हुसैन करप्शन को ग्लोरीफाई करने के लिए मुश्किल अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं, उसको पसंद करना शुरू करते हैं, तो उसको जस्टिफाई करते हैं, बड़े जबरदस्त अंग्रेजी का पहनावा उसको चढ़ाते हैं। तो ये अल्फाज ऐसे लगता है क्योंकि लोगों का ये दावा है, चैलेंज है तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का, कि मरियम नवाज लाइव टीवी पे आके नंबर 1 ये ट्वीट पढ़ दें और नंबर 2 उसी वक्त बैठे बैठे इस ट्वीट का हूबहू तर्जमा अगर उर्दू में कर दें तो हम नून लीग ज्वाइन कर देंगे। तो देखते हैं कि ये चैलेंज अब मरियम नवाज लेती हैं या नहीं। किसी इंग्लिश जरीदे को, किसी इंग्लिश चैनल को कोई इंटरव्यू देती हैं मरियम नवाज? क्योंकि हिस्ट्री तो ये बताती है कि जिस भी कॉलेज में गई वहां से निकाल दी गई। मेडिकल कॉलेज की कहानी सबको पता है। इमरान खान ने ये स्ट्रोक क्यों खेला है फिर? आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? इमरान खान को क्या जरूरत है कि मरियम नवाज का जिक्र करें, बात करें? इस वक्त मरियम को डर्टी हैरी की तरफ से लॉन्च किया गया है। मास्टरमाइंड वो है। डर्टी हैरी का एक और चमचा जो एक चैनल में काम करता है, वो आज ट्वीट करता है कि तबले जंग बच गया है, यानी डर्टी हैरी ने ऐलाने जंग कर दिया है। मैं आपको ये बात बता चुका हूं, कुछ और भी बड़े मोतबर लोग वो ये कह चुके हैं कि अब ये जंग, रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले जो लोग बैठे हुए हैं, जो सहूलतकार हैं, उन्होंने अपने आप को बचाना है। और डर्टी हैरी सफ़े अव्वल में है, क्योंकि इस दौरान जो मजालिम हुए लोगों पे, उसमें उसका बहुत बड़ा किरदार है उसके। और मैं जिसको डर्टी हैरी कहता हूं, तो आपको पता, वो तो सारा रजीम चेंज ऑपरेशन का सारा मास्टरमाइंड वो है।
ग्राउंड पे सारा वर्क उसने करके दिया है। तो अपने आप को बचाने के लिए लॉन्च किया गया है स्पॉइल्ड ब्रैट मरियम को। दैट्स वाई इमरान खान ने जवाब दिया है। ये जवाब असल में इसको नहीं है, ये जवाब उनको है कि इसकी हैसियत, इसकी औकात सिर्फ एक स्पॉइल्ड ब्रैट जितनी है, जिसकी अपनी कोई जिंदगी में क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई स्टैचर नहीं है, कोई काम नहीं किया जिंदगी में, कुछ साबित करके नहीं दिखाया जिंदगी में। जेल वो थी जिसमें सबसे बड़ा तशद्दुद ये था कि मुझे इस्त्री नहीं दी तो मुझे फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने पड़े। ये सबसे बड़ा तशद्दुद था जेल में जो इनके ऊपर हुआ था। एसी मौजूद था, डबल बेड मौजूद था, हर चीज थी, बस इस्त्री नहीं थी। ये जिनको लगे कि तशद्दुद है वो कितने स्पॉइल्ड होंगे। इमरान खान ने ये लफ्ज बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि सिर्फ स्पॉइल्ड ब्रैट क्या देते, स्पॉइल्ड ब्रैट तो लोग समझ जाते कि इसकी बात हो रही है। नाम लेके कुछ ज्यादा अहमियत दे दी है, जिसमें मरियम नवाज ने फिर जवाब दिया है कि जी तुम्हारे फैज के साथ सहूलतकार थे। यानी सर आप देखें बात कौन कर रही है, जनरल जिलानी की नर्सरी से शुरू होने वाले लोग और आज डर्टी हैरी और सदियों के बेटे की गोद में बैठे हुए लोग, ये किस तरह दूसरों को बातें करते हैं। बहरहाल ज़ाहिर है झूठ बोलना इनकी आदत है। आते हैं असल चीज की तरफ और सीरियस मसले की तरफ। ये पढ़ें जरा, यहाँ पे हुकूमती जमात है वफाक में, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप फुल बेंच बनाएं लेकिन 2 जजों को बीच में ना डालें, इजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी को आप बीच में ना डालें। सो फुल कोर्ट भी बनाएं इनके कहने पे और 2 जजेस को भी निकालें। तो एक तयशुदा चीज है, इस पर फैसले आ चुके हैं कि कोई जज भी अगर निकलना चाहे बेंच से तो वो खुद रिक्यूज करेगा, उसे कोई निकाल नहीं सकता, ना कोई निकालेगा। फुल कोर्ट बेंच बन जाएगा तो इन्होंने कैलकुलेशन जो की हुई है कि अगर 13 लोग हैं तो 7-6 से फैसला इनके हक में आ जाएगा। ये असेंबली बहाल करवाना चाहते हैं, ये सदर का ऑर्डर कैंसिल करवाना चाहते हैं और इस तरह की कुछ और चीजें जो करवाना चाहते हैं। इनकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट है कि 7-6 इवन 8-5 से भी फैसला ये अपने हक में ले सकते हैं। ये इनकी कैलकुलेशन है, क्योंकि आइन तो इनके लिए घर की लौंडी है, इनको कोई मसला ही नहीं है। तो ये इतना बड़ा इल्जाम इन्होंने लगाया है, अदलिया पे इतना बड़ा हमला किया है जिसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। लेकिन किसकी इमा पे कर रहे हैं? ये सब कुछ कंपनी करवा रही है। इलेक्शन से सियासी जमातों को कभी डर नहीं लगता, सीटें कम ज्यादा होती रहती हैं। इलेक्शन तो सियासी जमातों ने मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी लड़ा था, तब भी अपोजिशन जमातें बन के आ गई थी। इलेक्शन तो होते हैं, कंपनी को डर ये पड़ा हुआ है कि हमारा गिरबान इस बार पकड़ा जाएगा, हमारे गले तक फांसी का फंदा आ रहा है। ऊपर बैठे हैं ना किरदार, आलाकार, बहुत सारे कारनामे चल रहे हैं, इनमें से कुछ भी जिस तरह होगा अनफोल्ड आपको बताएंगे। ये इसराइल और अमेरिका से कुछ बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं, बहुत सारे चक्कर लग रहे हैं लोगों के। अगर इमरान खान के दौर में ये होता, अब तक इमरान खान को यहूदी एजेंट डिक्लेयर कर दिया जाता। शहबाज शरीफ एक प्रो इसराइली अमेरिकी सेनेटर से प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं मिलता, अमेरिकी एम्बेसी में जाके मुलाकात करता है। वहां उसको बुलाया जाता है कि इधर आओ नौकर मुलाजिम, मैं आया हूं एम्बेसी में, पहुंचो इधर, हाजिरी दो इधर, और वो जाके वहां सजदा रेज होता है। कितनी बड़ी साजिशें चल रही हैं ये हम नजर रखे हुए हैं, इस पे आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस है ये पहला बंद बांध सकता है इन साजिशों के आगे, अगर आइन को अपहोल्ड किया जाता है। कोई भी जज जो 90 दिन में इलेक्शन के अलावा कोई भी तोजी पेश करता है, कोई भी बात करता है, वो कंपनी का टाउट होगा और वो आइन को मसख करेगा, तबाह करेगा और अवाम को असल चेहरा नजर आ जाएगा। उसके बाद जैसे कंपनी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, वो जज आगे फिर चीफ जस्टिस भी बन जाए कभी फ्यूचर में, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी होगी। और जो बगलोल के साथ हो रहा है, ये जजेस जो बैठे हैं इस बेंच में, ये देख लें कि कितनी नफरत का सामना उसको करना पड़ रहा है। अब लोग किसके साथ जोड़ रहे हैं? बाजवा की लाडली मरियम, क्योंकि 3-4 साल किसने हिफाजत की मरियम की? इसी शख्स ने, वरना ये खातून जेल में चक्की पीस रही होती। इनकी जेलें 5 स्टार रहे, इसने स्पेशल ऑफिसर्स लगाए हुए थे कि कोई इनके साथ वहां पे ज्यादती ना हो जाए। इस कदर लाड प्यार से रखा है इसने इनको, इसीलिए 5 के टोले से इसका नाम भी निकाल दिया है, जबकि नवाज शरीफ कहता था कि आपको हिसाब देना पड़ेगा। अब नाम ही निकाल दिया है, क्योंकि सब कुछ उसने अरेंज करके हुकूमत प्लेट में रख के दी है। सब कुछ बाद में भी किया, मजालिम ढाए, जो इन्होंने कहा माना, इसहाक डार को वापस लेकर आया, वरना मिफ्ता इसहाक डार से तो कुछ बेहतर ही कर लेता। ये तबाही ना होती जो हो गई है कि पहले खबर चलती है जियो पे कि तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, इस दफा तनख्वाह किसी को नहीं मिलेगी। फिर तरदीद आती है फाइनेंस डिवीजन की तरफ से कि नहीं ये खबर गलत है, लेकिन कहीं से तो बात चली होगी ना। साजिशी लोग अगले 8-10 दिनों में बेनकाब हो जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस भी साजिशियों का साथ देंगे, वो भी बेनकाब हो जाएंगे। सिस्टम नंगा हुआ खड़ा है, अवाम
اپنی آزادی لے لے گی. ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب ایک سسٹم بے نقاب ہو جاتا ہے, ننگا ہو جاتا ہے, پردہ ختم ہو جاتا ہے, تو پھر کوئی دبا کے نہیں رکھ سکتا. آپ دیکھیں گے کہ یہ دبا کے نہیں رکھ سکیں گے. ڈرٹی ہیری نے جو طبلِ جنگ بجانا ہے وہ بجا لے, فی الحال تو عوام اس کی بجا رہی ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.